अब खवातीन की भी खासी तादाद मनशियात की लत में गिरफ्तार होती नजर आती है। बहुत अच्छी लड़कियां थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो स्मोकिंग करती थी। फिर मुझे वो कैफ़े बार लेके जाने लगी, फिर मुझे स्टफ के इंजेक्शन भी दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। आज के प्रोग्राम में हम एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं और वो है मनशियात का इस्तेमाल, जो कि कम होने के बजाय बढ़ता हुआ महसूस होता है। पहले तो मर्द हजरात यानी मेल्स ही ज्यादातर मनशियात की लत में गिरफ्तार नजर आते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब खवातीन की भी खासी तादाद मनशियात की लत में गिरफ्तार होती नजर आती है। और सोचने की बात यह है कि इस नशे के इस्तेमाल में जो लोगों की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, जो जानिब राग़िब हो रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है? हद तो यह कि बाज़ तालीमी इदारों में भी स्टूडेंट्स और बच्चियां नशे का शिकार हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स और असातिज़ा गाफिल नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम जानेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्त शायकीन की जानिब से मंशियात के खिलाफ शिकायत की तकरार बढ़ी तो गिरफ्त टीम ने हिकमत अमली तय की और इन्फॉर्मर्स और नुमाइंदों का जाल बिछा दिया। नतीजतन अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। जिस इलाके में पेशकदमी की गई वही इलाका मंशियात फरोशों की जद में नजर आया। न्यू कराची 60 का स्टॉप नामी इलाके में गिरफ्त टीम ने इन्फॉर्मर के हमरा नुमाइंदे को भेजा। खुफिया कैमरे में देखा जा सकता है कि एक ही जगह सैकड़ों की तादाद में नशेबाज और मंशियात फरोश मौजूद थे। खुलेआम नशे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मंजर को देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी रियासत का हिस्सा नहीं बल्कि इलाका गैर है। नशेबाजों में मौजूद इस नशेबाज की बात सुनिए। 50 अड्डे हैं यहाँ पर, इसी में बैठे हो। यही पहला दूसरा अड्डा, इसके आगे गली में सीधे जाते रहो, जिस लाइन पे अड्डे आते जाएंगे, जैसे ही आगे जाते रहोगे इसमें अड्डे आते रहेंगे, इसमें आगे अड्डे आते रहेंगे। डबल दुनिया बैठी भी होता है, बचता तो यही है ना। गिरफ्त टीम ने न्यू कराची के ही एक और इलाके बशीर चौक में स्पाई टीम को भेजा। इस इलाके में भी खुलेआम मंशियात का दौरा देखा जा सकता है। ये कितने की? 100 वाली दे दो। नहीं, एक ही चाहिए, ये तो पी ले लेते ना। ये कितने की आदि? मालूम नहीं इस सूरत हाल को इंतजामिया की बेखबरी कहा जाए या मिली भगत। गिरफ्त स्पाई टीम को शहर के कई और इलाकों में भेजा गया। अजमेर नगरी के इलाके पठान कॉलोनी और बल्दिया के इलाके फकीर कॉलोनी में भी मंशियात फरोशी और नशेबाजों के खुलेआम मनाजिर देखे जा सकते हैं। आधी छटा कितने की दादा? आधा छटा चाहिए, मिलेगा 2600 का। 2000 का दादा 300 दिया तो हमने जोड़ा में पुख्तनी से पंजाब है को शक्ल लगता है। खैर बेटा कम को मेहरबानी। गुलबर्ग के इलाके बंगाली पाड़े में तो एक हैरान कुन बात सामने आई कि मंशियात फरोशी का कभी फेल एक खातून कर रही थी, बल्कि उसके अंदाज और गुफ्तार को देखकर कहा जा सकता था कि वो औरत के रूप में कोई मर्द था जिसे न अपनी इज्जत का पास था न सामने वाले की। मैं अपना देश पे अपनी सही बात दोपहर पाके रख के गया माल, दोपहर पाके गया। अच्छा, दोपहर पाके वो हैदर नाम का बंदा है, वो रख के गया। अच्छा हैदर उनमें था। सर्वे के दौरान ये बात भी सामने आई कि मंशियात की खुलेआम फरोख्त के लिए बदनाम जमाना इलाका पुरानी सब्जी मंडी आज भी जोरों शोर से मंशियात के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस स्पाई सर्वे का एक मकसद मुआशरे में सरायत की हुई इस खौफनाक हकीकत को सामने लाना था कि किस तरह खुलेआम नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। दूसरा मकसद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों को मंशियात फरोशों की निशानदेही करना भी था। जहाँ पर मंशियात के हवाले से नए नाम सुनने को मिलते हैं, ऐसा ही एक नया नाम सुनने में आया है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन शॉट। ऑक्सीजन शॉट नाम से तो बाज़ाहिर ये नशा मालूम नहीं होता, लेकिन ये ऑक्सीजन शॉट है बहुत खतरनाक। इस ऑक्सीजन शॉट के लिए कुछ पार्लर्स भी शहर कराची में खुल चुके हैं जहां पर यह मुहैया किया जाता है। 600 या उससे ज़्यादा रकम वसूल की जाती है और फिर प्योर ऑक्सीजन किसी भी शख्स को
वो मुहैया की जाती है। गुजरते वक्त और हालात के साथ इंसान जहां अपनी तनासानी के लिए नई नई इजादात कर लेता है, वहां इस दुनिया और माफिया से तंग आए लोगों के लिए मंशियात फरोश नए नए नशे मुतारिफ करवाते हैं। नशे की दुनिया की एक नई इजाद है ऑक्सी शॉट या ऑक्सीजन शॉट। ये एक ऐसा नशा है जिसमें कोई भी शख्स 100% खालिस ऑक्सीजन को किसी पाइप या मास्क के जरिए से सूंघता है और उसके नतीजे में नशा करने वाला शख्स अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। लेकिन इससे पहले वो शख्स ऑक्सी शॉट लेते ही मदहोश हो जाता है और 10 से 15 मिनट तक मदहोशी की कैफियत तारी रहती है। बाज़ सूरतों में नशा लेने वालों को नोजिया यानी मतली और उल्टी की शिकायत भी होती है। लोग जो क्योर को जो है ना वो नशा बना लेते हैं। अब ये भी एक क्योर के लिए इस्तेमाल होते थे ऑक्सीजन शॉट कि ये मरीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं लंग्स की जो है ना बीमारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये लोग जो है ना ऑक्सीजन शॉट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको जब पेशेंट ऑक्सीजन शॉट लेता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अब जब वो बेहोश हो जाता है तो वो कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स फील करता है। जब वो रिलैक्स फील करता है तो वो फिर दोबारा से उसको एडिक्ट हो जाता है। अब ये इस तरह ही है कि जिस तरीके से मैं आपके हाथ के ऊपर एक पट्टी बांधूँ मुस्तकिल और आपकी खून की रवानगी बंद हो जाए और आप समझेंगे मेरा हाथ सही हो रहा है, जबकि वो आपका हाथ जो है ना वो सुन्न हो गया है और कुछ दिन के बाद वो पैरालाइज भी हो सकता है। इसी तरीके से कोई इंसान अगर मुस्तकिल ऑक्सीजन शॉट इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको लंग्स को जो है ना डैमेज करके उसको मौत की तरफ ले जा सकता है। बिला जरूरत एक आम आदमी के लिए ऑक्सीजन इस हद तक खतरनाक है कि इससे फौरी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसकी मिसाल ऐसे समझी जा सकती है कि अगर किसी नॉर्मल शख्स जिसे आंखों की कोई बीमारी ना हो और उसकी आंखों पर 1 माह के लिए काली पट्टी बांध दी जाए और रोशनी उसकी आंखों तक ना पहुंचे तो वो शख्स 1 माह बाद देखने से कासिर हो जाएगा। इसका अमली तजर्बा हम खुद ही करते हैं कि जब किसी अंधेरे कमरे से निकाल कर अगर तेज धूप में आदमी चला जाए तो आंखें चिंधिया जाती हैं और आदमी को कुछ लम्हों के लिए देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर बिला जरूरत फेफड़ों को ऑक्सीजन फराहम कर दी जाए तो फेफड़े भी अपना नॉर्मल काम करने के आदी नहीं रहेंगे और इस तरह ऑक्सीजन शॉट की तलब जिस्म को महसूस होगी। इस तलब के साथ इंसानी जिस्म को और फेफड़ों को जब ऑक्सी शॉट की लत लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो सांस लेने के निजाम को चलाता है वो भी ऑक्सीजन की इस बिला जरूरत तरसील को खुशामदीद कहेगा और फिर एक वक्त आएगा जब निजाम तनफ्फुस अपना काम छोड़ देगा और यूं लम्हों में एक जीता जागता शख्स मौत के मुंह में चला जाएगा। हालांकि वो ये नहीं जानता कि जब लंग्स पर बर्डन डाला जाएगा और प्योर ऑक्सीजन उतनी कि जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आपको जबरदस्ती मुहैया की जाएगी, ये आपके लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लंग्स अपना काम करना छोड़ देंगे और आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे एक पार्लर के करीब हम मौजूद हैं, हमारे कुछ नुमाइंदे इस पार्लर में गए ताकि वहाँ पर स्पाई की जा सके, फुटेजेस हासिल की जा सके कि किस तरह लोगों को इस नशे की लत में गिरफ्तार किया जा रहा है। शीशे बार्स पर माजी में बड़ी शदुमत के साथ कार्रवाइयां हुई, लेकिन आज फिर ये कारोबार चमक उठा है और भेड़ें जो बड़ी मासूम होती हैं वो बदनाम हो जाती हैं, बिल्कुल पुलिस और इंतजामिया में मौजूद काली भेड़ों की तरह जो सब जानती हैं लेकिन अपने हिस्से की घास मिल जाने पर जुगाली करती इधर उधर ठहल जाती हैं और शीशा बार्स वाले आसानी से ये जहर भेड़ों की तरह मासूम आवाम तक भारी मुनाफे के साथ पहुँचाते रहते हैं। नशा के इस्तेमाल से इसलिए भी रोका जाता है कि लोग अपने सेंसेस में नहीं रहते, यानी हवास खो बैठते हैं और उसके बाद बाज़ औक़ात कोई भी ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए या दूसरों के लिए खतरनाक साबित होता है। इसी तरह इनमें से बाज़ अफराद मनशियात के इस्तेमाल के बाद ऐसी जगह और जैसी जगहों तक पहुँचते हैं कि जहाँ पर वो ताश या किसी भी तरह का जुआ खेलते हैं और क्योंकि वो अपने हवासों में ही नहीं होते तो वो अपनी रकम हार बैठते हैं और ऐसे ठिकानों पर जहाँ ये जुआ और इस तरह के खेल खेले जाते हैं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इतने शार्प होते हैं कि वो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करते हैं कि जो अपने हवासों में ना हो, यानी जिन्होंने मनशियात का इस्तेमाल कर रखा हो और फिर वो अपनी रकम हारते चले जाते हैं। और बाज़ दफ़ा नौबत तो यहाँ तक आ जाती है कि वो अपने घर से भी अपनी अशिया से भी, हद तो ये है कि अपनी हर चीज़ से महरूम हो जाते हैं। गिरफ्त नुमाइंदे एक ऐसे जुए के अड्डे में दाखिल हुए जहां मुख्तलिफ जुए के खेल खेले जा रहे थे। इसमें अक्सर लोग शराब के साथ साथ चर्स और हीरोइन का नशा किए हुए थे। ऐसी हालत में नीम मदहोश लोग अपनी रकमों से महरूम होते जा रहे थे और उनको कोई एहसास भी ना था कि वो क्या कर रहे हैं।
इस वक्त हमारे नुमाइंदे ऐसी एक जगह पर गए हैं जहां पर जुआ खेला जाता है, बड़ी बड़ी रकमें लगाई जाती हैं और गैम्बलिंग में वो लोग खासतौर पर जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं वो उस गैम्बलिंग में नुकसान उठाते हैं। हमारे नुमाइंदे अंदर गए हैं और वो वहां से इस सारी सूरत हाल को कैप्चर करके यानी वीडियोस बनाकर लौटेंगे। बंदा सियाना है वेट पे बहन 20 रुपए का ला 20 रुपए ना पक्का तो देर लगे 20 रुपए का नहीं ला 20 रुपए का नहीं है पंजाब में कितना पंजाब में तो यार 50 का लांदा 50 का नहीं 100 का यार 50 100 का मोबाइल का नंबर लिखवा ला 82 में 77 कितने की गेम करवा दूंगा 5 5 10 5 15 40 रुपये हो गया। पाकिस्तान में मनशियात के आदी अफराद की अगर तादाद देखें तो 80 लाख अफराद जो हैं वो नशा करते हैं और एक बड़ी तादाद जो है कराची में मुकीम है और कराची में अगर देखा जाए तो रोज़ाना 90 लाख रुपए की मनशियात सेल होती है। उसका उमून ये है कि जो अड्डे बन चुके हैं या जो मुकामी लोग बाग जो है इसकी फरोख्त करते हैं सिर्फ उनको पकड़ा जाता है और मज़ीद कार्रवाई नहीं होती। हम उस लेवल तक नहीं जाते जहाँ से इसकी जड़ शुरू होती है। बहुत अच्छी लड़कियाँ थी लेकिन मुझे नहीं पता वो स्मोकिंग करती थी। उन्होंने मुझे स्मोकिंग करवाई एक दिन, फिर मुझे वो कैफ़े बार लेके जाने लगी, फिर मुझे स्टफ के इंजेक्शन भी दिए। शीशा यानी फ्लेवर्ड हुक्का, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है क्योंकि इस सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। उसके बावजूद जब गवर्नमेंट ने ये पाबंदी आयद कर रखी है फिर भी छुप छुपाकर कुछ ऐसे पार्लर्स बना दिए गए जहां पर इसके इस्तेमाल के लिए स्पेशली लोग जाते हैं, हालांकि वहां पर पाबंदी है। ऐसे एक शीशा बार के अंदर हमारे कुछ नुमाइंदे गए जो वहां पर जाके वीडियो फुटेजेस भी हासिल करेंगे ये बताने के लिए कि पाबंदी के बावजूद भी ऐसे पार्लर्स अपना काम कर रहे हैं और आखिर वो कौन सी वजूहत है कि इन पार्लर्स को बंद नहीं किया जा रहा। शीशा बार्स में किस हद तक शीशा बार्स के चलाने वाले बेजमीर होते हैं, इसकी एक मिसाल नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में हमारी टीम के सामने थी, जहां कम उम्र नौजवान और यहां तक के बच्चे भी शीशा पीने में मसरूफ थे और साथ ही साथ 9 उम्र लड़कियां भी बड़े शौक से इस जहर को अपने अंदर उंडेलने में मसरूफ थीं। तकलीफ हो रही है। सारे मामले में जहां इंतजामिया और पुलिस पर इल्जाम लगाया जाता है, मुल्जिम खुद नशा इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं और नशे के आदी अफराद के वालिदैन और सरपरस्त भी। क्या कोई माँ या बाप आज इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी ही औलाद पर उसके दोस्तों के बारे में मालूमात रख सके कि वो कहीं किसी गलत महफिल में तो नहीं जा रहे, और दूसरे नशे का आदी शख्स अपनी जिंदगी में अदम दिलचस्पी और गायब दिमागी से इस बात का वाज़ेह सबूत भी देता है कि वो किसी न किसी नशे की लत का शिकार हो चुका है।
मुआशरे में वालिदैन की अपनी औलाद की तरफ से बेतवज्जही और लापरवाही इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब नौउम्र लड़कियां भी नशे की लत में पड़ रही हैं। इस पहलू पर रोशनी डालने के लिए हमारी टीम ने नई जिंदगी नामी एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। एक खातून है कि जो मीडिया में या ड्रामाज में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का शौक़ रखती थी और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उन्हें छोटे मोटे कैरेक्टर्स तो शायद दे दिए हो, लेकिन उन्हें नशे की जानिब राग़िब कर दिया गया और उस नशे की वजह से वो जितना कमा ना सकी उससे ज़्यादा उस नशे पर वो खर्च कर चुकी हैं, लुटा चुकी हैं। नौबत इस हद तक आ चुकी है कि उन्हें आखिरकार अपने इलाज के लिए इस सेंटर में आना पड़ा है। अच्छी बात यह है कि इन खवातीन ने नशे को गलत समझा जब उसके असरात इन पर नमूदार हुए और अब वो खुद चाहती हैं कि उनको निजात मिल जाए नशे से। हम इन दोनों खवातीन से, स्टूडेंट से भी और उन खातून से भी जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स के लिए गलत लोगों का शिकार हुई, उन दोनों से बात करें और वजूहत जाने कि आखिर कैसे वो इस जानिब राग़िब हुई। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवाब हैं जो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फयाज साहब हैं जो इस सेंटर में मौजूद हैं, इन खवातीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम ऊपर जाएंगे और इन पेशेंट से भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो कैसे नशे का शिकार हुई और अब उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या वो मुतमईन इस ट्रीटमेंट से और क्या वो खुद भी नशे की इस आदत से जान छुड़ाना चाहती है। क्योंकि ये दोनों फीमेल्स हैं तो हमने यही मुनासिब समझा कि इनका फेस कवर करवा लिया जाए ताकि इन्हें जब सोसाइटी में मूव करें इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इस बायस इनका चेहरा तो कवर कर दिया गया है। पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सी वजूहात थी और इस वक्त इनकी कंडीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। साइमा, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस बद आदत को बुरा समझा। हम ये जानना चाहेंगे शऊर के लिए, आगही के लिए कि जो भी हमारे व्यूअर्स प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके, पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं और इस आदत का शिकार आप कब से हो? मैं फर्स्ट ईयर में जब गई हूँ कॉलेज में तो मेरी ग्रुप था, बहुत अच्छी लड़कियाँ थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो स्मोकिंग करती थी। उन्होंने मुझे स्मोकिंग करवाई एक दिन, फिर उसके बाद कहने लगी आओ तुम भी पियो। फिर मैंने जब से स्टार्ट करी है पीना, जब से मुझे आदत हो गई। फिर मुझे वो कैफ़े बार लेके जाने लगी, फिर मुझे स्टफ के इंजेक्शन भी दिए, फिर मुझे उसकी आदत हो गई थी। फिर मैं अपनी मम्मा के बैग से पैसे निकालती थी और उनको पैसे दिया करती थी कि तुम मुझे ला के दो। ये मुझे 2 साल हो गए मुझे करते हुए। जब मैं सेकंड ईयर में गई, फिर जब मेरे पेपर थे तो मेरे कॉलेज वाले को पता चल गया था तो उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। फिर ये बात मेरे वालिदैन को पता चली, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और फिर मैं यहाँ आ गई। पेरेंट्स खुद लेकर आए आपको? जी। अच्छा, जब आप कोई भी इंजेक्शन या ऐसे कोई भी चीज़ आप यूज़ करती थी तो घर वालों को पता नहीं चलता था या आप घर से बाहर यूज़ किया करती थी इन्हीं फ्रेंड्स के साथ? मैं सिर्फ कॉलेज में ही करती थी फ्रेंड्स के साथ, या फिर उनके साथ कहीं बाहर जाती थी जब करती थी। अभी ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की हो कि आपकी फ्रेंड्स कौन हैं, उनकी फैमिलीज़ या उनके पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की हो, आपकी फ्रेंड्स से मिले हों और आप उनके बारे में जानना चाहो, आपसे कभी ऐसा हो? कभी कभार पूछते थे तो मैं मना कर दिया करती थी या फिर मैं बात डाल दिया करती थी ताकि उनको पता ना चले कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। 2 इयर्स तक आप ये नशा इस्तेमाल करती रही, लेकिन घर वालों को नहीं पता चल सका जब तक कि कॉलेज से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। जी। कॉलेज में कैसे अंदाज़ा हुआ, कॉलेज में किस तरह पता चला? कॉलेज में मैं सब बैठे हुए थे तो एकदम से प्रिंसिपल आ गए थे तो उन्होंने, लोग यही कुछ यूज़ कर रहे थे? जी, हम लोग सिगरेट ही पी रहे थे तो एकदम से कॉलेज में आ गए थे प्रिंसिपल। कितने आपके ग्रुप में कितनी गर्ल्स थी? 5 थे, हम 5 थे। 5 इन्वेस्टिगेट किया गया? जी, 5 को पकड़ लिया था। सबके घरों में उसके बाद पता चला या उनमें से कोई ऐसी स्टूडेंट भी थी कि जिनके घर में पहले से उनके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो? सबको उसी वक्त ही बताया गया जब पेरेंट्स को बुलाया गया, सबके जब पता चला सबको। तो और ये किन से हासिल किया करती थी ये नशे की जो भी इंजेक्शन? वो किसी लड़के से मंगवाया करती थी, वो लड़का उनको ला के देता था। शुरू में आपको फ्री में दिया गया था? हाँ, पहले मुझे फ्री में दिया गया, जब मुझे आदत हो गई तो मुझसे बोलती थी कि तुम भी पैसे लेकर आओ, हम तुम्हें मंगवा के देंगे। ऐसा हुआ कि शुरू में आपने कम मिकदार यूज़ की हो लेकिन बाद में आपका दिल चाहो कि आप ज़्यादा उसकी मिकदार यूज़ करें, ऐसा हुआ आपके साथ? जी, पहले तो मैं बहुत कम करती थी लेकिन जब मुझे आदत हो गई तो मैं बहुत ही करने लगी थी। नींद की गोलियाँ भी साथ एक साथ खा लिया करती थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कसूर इस बच्ची का है या फिर उन पेरेंट्स का कि जिन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनकी बेटी
क्योंकि वो अंडर एज है, उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मुआशरे को, दुनिया को इस हद तक नहीं समझती, तो पेरेंट्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने जब इसे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी तालीमी इदारे में एडमिट करवाया तो वो ये जानते हैं कि इनके साथ कौन कौन सी, इनके फ्रेंड सर्कल में कौन सी गर्ल्स हैं, इनका किन के साथ उठना बैठना है, कॉलेज में क्या एनवायरनमेंट है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सामा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी इससे? बहुत डिस्टर्ब हुई थी। मैंने जी पढ़ाई पे से तवज्जो पूरी चली गई थी। तो जब घर वाले नहीं पूछते थे कि आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? नहीं, बस वो ट्यूशन दे दिया करते थे, ट्यूशन पढ़ती थी मैं। ये तवज्जो तलब बात है कि इसमें इस बच्ची से ज़्यादा कोताही इनके पेरेंट्स की नज़र आती है कि अचानक उनकी बेटी जो है उसके पढ़ाई में मार्क्स कम नज़र आ रहे हैं, उसकी तवज्जो पढ़ाई से भी हट जाती है और यकीनन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जब इतना फ़र्क नज़र आया उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने तवज्जो ना दी और उसके बाद वो वक्त आ गया कि सायमा को उनके कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया, उनके फ्रेंड सर्कल के साथ। ये सोचने की बात है कि उनके पेरेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए थी कि सायमा के मशागिल क्या है, उसके मसरूफियात क्या है, किन के साथ उठना बैठना है, वो कौन सी वजूहत है कि सायमा परेशान रहती है, डिस्टर्ब रहती है, वो कौन सी वजूहत है कि सायमा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये सब जिम्मेदारी आयद होती थी पेरेंट्स पर भी और उनके साथ साथ असातिज़ा पर भी। टीचर्स जिन्हें रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल होता है, आखिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पर तवज्जो क्यों ना दी कि कॉलेज के पीछे की जानिब या कॉलेज के किसी सुनसान गोशे में या वॉशरूम्स में ये गर्ल्स छुप के अगर नशा आवर कोई भी शायद इस्तेमाल करती रही और किसी एक लड़की की वजह से इनकी पूरा जो इनके साथ उठने बैठने वाली कितनी गर्ल्स उससे डिस्टर्ब हुई और इस लत का शिकार हुई। मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया मेरी वजह से कि मैं बेटी थी, ससुराल वालों को मालूम पड़ा। इनकी मुकम्मल जामा तलाशी के बाद एक एक चीज़ चेक करके इनको सेल में भेजा जाता है। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनकी बारे में जो इन्होंने हमें बताया कि इनको बहुत शौक था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का, ड्रामाज में कैरेक्टर्स देने का। कोई बड़े कैरेक्टर्स तो इनको मिल ना सके लेकिन ये शिकार हो गई इस बद आदत का। क्या नाम है आप? किरण साहिबा, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप अगर समझती हैं कि ये गलत है, आप उसके इलाज के लिए यहाँ पर आई हैं, तो इस पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि कब और कैसे आपको ये आदत लग गई और इससे क्या क्या नुकसान उठाए आप? मैं 12 साल पहले इस इंडस्ट्री में आई थी। यहाँ पर सब लोगों को मैंने देखा पीते पिलाते बैठे हुए। मैं नाइट शूट भी करती थी लेकिन एक आध बार मैंने लिया तो मुझे आदत सी पड़ गई, रात को से भी नींद नहीं आती थी, आराम से काम हो जाया करता था, लेकिन उससे इतनी बुरी आदत पड़ गई कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आप मैरिड हैं? जी, मेरी एक बेटी भी है। तो आपके हस्बैंड ने भी कभी आपसे नहीं पूछा या उनको आपने देर से बताया, और जब उन्हें अगर पता चला तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करा मुझ पर, बस उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। लेकिन बस मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे घर में क्या हालात गुजरे हैं, इसके बावजूद मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया मेरी वजह से कि मैं बेटी थी, ससुराल वालों को मालूम पड़ा कि पीती है मेरी बेटी का रिश्ता। उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं इस आदत को छोड़ूंगी और मैं खुद यहाँ आई मालूम करके। अब मुझे यहाँ 1 हफ्ता हो गया है वे, और काफ़ी बेहतर है मेरे। आपका एक ही बेटी है आपकी, और बच्चे भी हैं? नहीं, 2 बच्चे, एक बेटा भी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक माँ भी हैं और इस वक्त वो खुद तकलीफ का शिकार है, क्योंकि जब वो नशे की लत में गिरफ्तार हुई, ड्रग्स लेना उन्होंने शुरू किया, और ड्रग्स में ये क्या क्या इस्तेमाल करती है ज़्यादा डिटेल्स में जाना मुनासिब नहीं है। बहरहाल ड्रग्स होती हैं, नशा होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और फिर एक वक्त आया, इनके हस्बैंड को पता चला कि इनके हस्बैंड ने इनको राह रास्त पे लाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन इनके साथ सख्ती नहीं की, या इनका ये कहना कि इनको छोड़ा नहीं, जिस पर इन्हें ये एहसास हुआ कि इनके हस्बैंड ने इन्हें नहीं छोड़ा, इन्हें इस नशे को छोड़ देना चाहिए। उस वक्त जब इनकी बेटी का रिश्ता भी टूट गया, तो जब आपकी बेटी का रिश्ता टूटा उस वक्त आपको एहसास हुआ? और ये भी बताइएगा कि क्या इस नशे की जो भी आप जिस तरीके से भी ड्रग्स लेती थी उसके लिए रकम के हसूल के लिए आपको क्या करना पड़ता? मैं पहले तो खुद ही कमाती थी, अपनी कमाई से करती थी, फिर मैंने अपने पुलिस के पर्स से पैसे निकालना शुरू कर दिए, अपना जेवर बेचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बेटी के जहेज के लिए सामान लाती थी ना, वो लाना छोड़ दिया, उसके पैसे से भी मैं नशा करती थी। आज आप ज़ाहिर है कि आप एक माँ भी हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बेटी का भी एक डिस्टर्बेंस हुई, रिश्ता टूट गया। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को जो नशा इस्तेमाल करते हैं?
मैं अपनी बहनों और भाइयों सबसे यही कहना चाहूँगी, बहुत बुरी हालत है, इसे खुदा कोई इस्तेमाल ना करे। और आप मेरा हाल देख ले, बस इससे बुरा हो सकता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग भी आए, अगर आपको आदत है तो आप भी अपना इलाज करवाइए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। पहले तो ये खवातीन कुछ परेशान भी थी, जब हमने इनसे रब्ता किया हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए, अगर आप चाहती हैं कि और लोग इस नशे की लत का शिकार ना हो, उनके घर तबाह बर्बाद ना हो और बच्चियां इस नशे की लत का शिकार ना हो, तो काइंडली आप प्लीज़ मुआशरे में शऊर के लिए, आगाही के लिए ये इंटरव्यू दें, हमसे बात करें, ताकि जो लाखों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम को वॉच करें वो अंदाज़ा कर सकें कि इस नशे से कितना नुकसान होता है। इनकी बेटियां घर तबाह हुआ, इनका घर तबाह हुआ, मुआशी परेशानियां, फाइनेंशियल इनको कितना लॉस हुआ। ये एक स्टूडेंट है साइमा, स्टूडेंट, इनकी पढ़ाई मुतासर हुई, इनकी सेहत मुतासर हुई, लेकिन अच्छी बात है कि मौत के मुंह में जाने से पहले इन्हें एहसास हो गया और अब ये इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ चुकी हैं, जहां पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। फयाज साहब भी हैं, डॉक्टर नवाब भी हैं। मैं डॉक्टर नवाब साहब से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो इनका ट्रीटमेंट करें। नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे कॉज के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमारे में यह है कि आप कोई बहुत फीस भी चार्ज नहीं करते और इसे एक कॉज समझ के काम करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। दीगर डॉक्टर्स को भी ज़ाहिर सोचना चाहिए कि अगर उनके पास इल्म है, वो डॉक्टर्स हैं, तो वो कुछ वक्त अपना मख्तस कर दें ऐसे इदारों के लिए, या खुद ऐसे इदारे कायम करें जहाँ पर वो गरीब लोग जो नशे की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं उनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि फाइनेंशियली लोग बहुत रिच नहीं होते, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के इलाज लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। आप साइमा का इलाज भी कर रहे हैं, आप इन खातून का भी इलाज कर रहे हैं। इस वक्त इनकी कंडीशन कैसी है और जब ये आपके पास एडमिट हुई थी उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी? माशाल्लाह, जब से ये यहाँ आई हैं और दीगर मरीज़ जो यहाँ आते हैं यकीनन बहुत बुरी हालत में होते हैं और मैं उनको वक्त का मज़लूम ही कहता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे मज़लूम हो जाते हैं जब ये एडिक्शन के उस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि जब इनका जीना और मरने में कोई फ़र्क नहीं होता, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, बेगैरती उमड़ आती है और ये फिर कुछ भी करने को, जैसे कि आपने अभी पेशेंट से सुना कि अपनी बच्ची का जहेज़ तक की चीज़ें अगर वो बेचने पे आ जाए, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल है बेगैरती भी और लानत भी मेरे नज़दीक कोई नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती कि जो मरीज़ हम तक पहुंच जाएं, हम उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं। शुरू के 5 से 7 दिन हमारे पेशेंट के लिए सख्त होते हैं, क्योंकि हम इनको फिर बंद कर दिया करते हैं, मतलब किसी से इवन घर का कोई फ़र्द भी इनसे 1 हफ्ते तक मुलाकात नहीं कर सकता और हम इनको जो इनके सिम्टम्स अंदर से आ रहे होते हैं ड्रग्स ना लेने की वजह से, तो बहुत सख्त तरीन तकलीफ़ इनके जिस्म में और खिंचाव होता है, जिसको हम मैनेज करते हैं। 5 दिन का जो विड्रॉल टाइम है, जब वो हम गुजार लेते हैं ये मरीज़, तो उसके बाद इनको सहूलतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, शुरू के 5 डेज बहुत हेक्टिक और बहुत परेशान कौन होते हैं आप लोग? असल में वही 5 दिन जो हैं वो इलाज का पूरा महवर का है। अच्छा, शुरू में कुछ मिकदार आप लोगों को इन्हें मुहैया करनी पड़ती है? नो। या फिर आप किस तरह इनको मेडिकेशन किस तरह के? हाँ, जैसे ही ये हमारे पास आते हैं, इनकी मुकम्मल जामा तलाशी के बाद एक चीज़ चेक करके इनको सेल में भेजा जाता है और उसके बाद इनको उस चीज़ से तो कोई दुनिया की ताकत, हमारी जितनी सलाहियत हो सकती है हम उसको रोकते हैं और हम कामयाब हैं इसमें, क्योंकि हम किसी ऐसे को, दोस्त को, यानी इवन फैमिली मेम्बर्स को भी 1 हफ्ते तक इनसे मुलाकात नहीं, वो बाहर आ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं वो, लेकिन हम इनसे नहीं मिलने देते कि कोई तरस आ जाए, क्योंकि वो 5 दिन सख्त होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर मेल सेल है अलग, फीमेल्स का अलग है, तो फीमेल्स का मामला ही बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत केयर करनी पड़ती है, तो आपके पास फीमेल अमला भी मौजूद है? जी हाँ, हमने ऐसी ख़वातीन को हायर किया हुआ है जो ऐसे वक्त पे, जैसे बाज़ औक़ात ये लोग काफ़ी एंजाइटी में ओवर रिएक्ट करती हैं, तो वो कंट्रोल करती हैं? बिल्कुल ओवर रिएक्ट करती हैं। फिर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं यहाँ पे, 24 घंटे हमारा स्टाफ मौजूद होता है और ऐसी किसी भी ज़रूरत को हम वक्त पूरा करते रहते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो है इरिटेशन और एजिटेशन। बाज़ लोग खाना खाने से इनकार कर देते हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाने दो,
अब ऐसे पे ज़रा सी थोड़ी सी हमें तंबी या कह लें आप सख्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन वो असल सख्ती नहीं होती। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है, नुकसान पहुंचाना नहीं होता, इनके भले के लिए होता है। नुकसान नहीं बल्कि वही बिलाखिर इनके मुफाद में जाती है बात, क्योंकि जब ये 5 दिन गुजार लेते हैं तो खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि अब इनका जिस्म एक नॉर्मल सा फील कर रहा है। अब इनकी साइमा की और उन खातून की क्या कंडीशन है? अब माशाल्लाह ये 1 हफ्ता हो चुका है, इनका विड्रॉल ख़त्म हो चुका है एंड दे आर नाउ इन वेरी गुड पोजीशन। अब ये इनकी डाइट प्रॉपर करके और जो भी हमारे वसाइल हैं, जो हमारा रूटीन है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर इनको हम लोग दूध वगैरह का भी इंतज़ाम है, फ्रूट्स भी दिया जाता है, बिस्किट्स वगैरह, जैसे जैसे मतलब क्योंकि ये छोटे इलाके का छोटा इदारा है, जो हमारे वसाइल बनते हैं हम उस हिसाब से इनकी केयर करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा साइमा से भी कि साइमा ज़ाहिर के एज अ फीमेल आप लोगों को भी केयर करनी पड़ती है, यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती एज अ फीमेल आप लोगों को? नहीं नहीं, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी। भाई ना आप जी किसी तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना होता है यहाँ पर? नहीं, किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं होता, हमें तो लेडीज़ ही हैंडल करती है। डॉक्टर सब भी आते हैं तो लेडीज़ के साथ ही आते हैं। स्कूल्स में स्कैनिंग सिस्टम है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आसानी से ड्रग्स मिल जाती है और आसानी से ये सारे मामलात इनके हो जाते हैं। इससे कबल भी टीम गिरफ्त नई जिंदगी नामी इस सेंटर में एक नौजवान की आवाज आप नाजरीन तक पहुंचाने के लिए आ चुकी है। इस नौजवान ने जो बैरून मुल्क से आला तालीम याफ्ता था, नशे की लत में पड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल को तारीक कर लिया था, लेकिन आज ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई कि अब वो नौजवान अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से खुशहाली के साथ गुजार रहा है। इसका ये जुमला वाकई दूसरों के लिए भी मशअल राह है। अब आप खुद छोड़ना चाहते हैं? That's my personal will। मैं अपनी पर्सनल विल पे यहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए सर के पास 2 वीक्स के ट्रीटमेंट पे आया हूँ। अच्छा फैज साहब, हम लोग जो माजी में आए थे जहाँ पर हमने देखा था कुछ पेशेंट्स थे, एक अली नाम का नौजवान था जो किसी फॉरेन कंट्री से आया था, वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा, तो कहाँ गया? क्या वो सेहतियाब हो गया है या वक्त से पहले छोड़ गए, क्या हुआ? अली जो है, अली भाई अब माशाल्लाह अब रिकवरी में है और वो आउट ऑफ सिटी में है। वो बेसिकली वो अमेरिकन नेशनलिटी थे और वो हमारे साथ अभी भी वो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे ऑन कॉल होते हैं। जब भी उनको कोई साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई मसाइल्स हो जाते हैं तो हम उसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं। हम उनके साथ सारी चीज़ें मामला शेयर भी कर रहे होते हैं ताकि वो उन चीज़ों में दोबारा ना जाए जो उसकी ज़िंदगी। माशाल्लाह उसको 1 से 1.5 साल हो गया हुआ है, तो वो निकोटीन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो एक मल्टीपल ड्रग एडिक्ट थे जिसमें इंजेक्शन था, हीरोइन थी, अफीम थी, यानी सारे नशे वो यूज़ करते थे। तो अली भाई अब माशाल्लाह रिकवरी में है, तो अली भाई हमारे साथ अभी भी कॉन्टेक्ट में बहुत मुबारक हो अगर वो भी सेहतियाब हो गए, क्योंकि माजी में हमने जब प्रोग्राम किया था मनशियात के खिलाफ, उसमें अली नामी नौजवान से मुलाकात हुई थी, फॉरेन कंट्री से थे, और खुशी की बात है कि अब वो भी रिकवरी में है और बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह लोग मनशियात की जानिब राग़िब होते चले जा रहे हैं, और हद तो यह है कि अब स्टूडेंट्स भी इससे महफूज नहीं रहे। जिम्मेदारी आयद होती है वालिदैन पर कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें, और इसके साथ साथ असातिज़ा पर जो रूहानी वालिदैन हैं कि वो स्टूडेंट्स पर नज़र रखें और उनकी एक्टिविटीज़ को देखें कि कहीं खुदारा वो मनशियात जैसी लानत का शिकार ना हो जाए और फिर वक्त हाथ से निकल जाए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ आप फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।